सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12 में जो समाजशास्त्र विषय है, इस विषय के चैप्टर नंबर 2 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपके पाठ का नाम है मूलभूत अवधारणाएं। तो इस पाठ के अंतर्गत जो समुदाय है, समाज है ना, उनकी जो इकाइयाँ हैं उनके बारे में है जो प्रश्न है वो दे रखे हैं। तो इस चैप्टर को भी मैंने पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से पढ़िए और आपकी बुक से भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर जो भी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, समुदाय की परिभाषा दीजिए। तो बोगार्ट्स के अनुसार एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, यानी उस समाज में हम की भावना पाई जाएगी और एक निश्चित क्षेत्र में वो पाया जाएगा। समाज की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, मैकाइवर और पेज ने समाज की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों, अधिकार, पारस्परिक सहायता, मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है जो कि जटिल व निरंतर परिवर्तनशील है। अगला प्रश्न है, समुदाय के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए कि समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो समुदाय के 3 प्रमुख आवश्यक तत्व हैं। पहला है व्यक्तियों का समूह, दूसरा है समान भौगोलिक क्षेत्र, तीसरा है सामुदायिक या हम की भावना। प्रश्न 4 है, प्राथमिक समूह की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की निम्न विशेषताएं हैं। बाह्य या भौतिक विशेषताएं। तो पहले हम देखेंगे बाह्य और भौतिक विशेषता कौन सी है। तो बाह्य भौतिक विशेषताएं है कि निकट संपर्क, प्राथमिक समूह के सदस्यों के मध्य निकट संपर्क पाया जाता है। दूसरा है लघु आकार, ये समूह आकार में छोटे होते हैं। तीसरा है निरंतर व स्थायी संबंध, यानी सदस्यों के मध्य स्थायी व सतत संबंध पाए जाते हैं। तो इस तरह से प्राथमिक समूह को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बाह्य भौतिक विशेषता है, दूसरी है आंतरिक विशेषता है। आंतरिक विशेषता हम देखेंगे। आंतरिक विशेषता के अंतर्गत है कि अपनत्व की भावना जो व्यक्तियों के मन में होती है, जो समुदाय के अंदर जो लोग आपस में रहते हैं तो उनके मन में अपनत्व की भावना होती है। सदस्यों के मध्य अपनत्व की भावना पाई जाती है। व्यक्तिगत संबंध, सदस्यों के मध्य व्यक्तिगत व आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। संबंध स्वयं साध्य होते हैं। इस समूह में स्वार्थ के लिए संबंध नहीं बनाए जाते। संबंध सर्वांगीण होते हैं। इस समूह के व्यक्तियों के मध्य में संपूर्ण जीवन से संबंधित संबंध होते हैं, ना कि आंशिक रूप से, यानी कि सर्वांगीण, यानी जो संबंध उनके बने हुए हैं वो जन्म के आधार पर बन जाते हैं। और सर्वांगीण होते हैं संबंध जो है आंशिक रूप से, थोड़े बहुत नहीं होते, वो संपूर्ण रूप से वो संबंध उनसे पाया जाता है। संबंध स्वतः होते हैं। इस समूह में संबंधों का विकास स्वतः होता है, जैसे कि एक पिता पुत्र से संबंध होता है, माता का पुत्र या पुत्री से संबंध होता है ना। उनके घर में जो रिश्तेदार जो खून के आपस में रिश्ते होते हैं वो संबंध स्वतः ही बनते हैं, उनको बनाया नहीं जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, समुदाय से आप क्या समझते हैं। समुदाय के विभिन्न लक्षणों का विस्तार से विवेचन करें। तो उत्तर है, समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक समूह है जो कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। आर्गबन एवं निमकाप के अनुसार एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। इसके प्रमुख लक्षण या विशेषताएं निम्नलिखित है। स्वतः विकास, समुदाय का निर्माण समय के साथ साथ स्वतः होता है। स्थायित्व, एक भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण, एक निश्चित क्षेत्र होने के कारण एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय में स्थायित्व पाया जाता है। स्थायित्व का मतलब एक वो निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, है ना, उनमें एक निश्चित जो है उस क्षेत्र में होने का कुछ कारण पाया जाता है, तो उसी को स्थायित्व कहते हैं। मूर्तता, एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों के समूह के रूप में उसे देखा जा सकता है। मूर्तता यानी कि जो हमें आंखों से दिखाई देता है कि एक निश्चित क्षेत्र में वो रह रहे हैं। तो एक जैसे कि हम कोई कॉलोनी देखते हैं कि हाँ, यहाँ तो कॉलोनी बसी हुई है जहाँ पर कुछ लोग या बहुत सारे लोग रहते हैं, तो एक मूर्त रूप से वो देखा जा सकता है। व्यापक उद्देश्य, इसका विकास किसी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं होता, वरना सभी के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए होता है। अगला है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। जो भी समुदाय है, जो भी समूह है ना, जो भी कबीला है, उसका एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। सामान्य जीवन, समुदाय में ही व्यक्तियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और सर्वांगीण विकास होता है। अगला है आत्मनिर्भरता। प्रत्येक समुदाय का आत्मनिर्भर समूह होता है। अगला सामान्य नियम व्यवस्था, यानी गिंग्स वर्ग के अनुसार समुदाय को निर्देशित करने के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, समिति से आप क्या समझते हैं। समिति की विभिन्न विशेषताओं का विस्तार से विवेचन करें। तो उत्तर है, जब एक समुदाय के कुछ
सदस्य उद्देश्य पूर्ति के लिए किसी संगठन का निर्माण पारस्परिक सहयोग के आधार पर करते हैं तो उसे एक समिति कहते हैं। यानी कुछ लोग मिलकर किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी संगठन का निर्माण करते हैं तो उसी संगठन को क्या कहते हैं, और वो संगठन पारस्परिक सहयोग से चलता है, उसी क्या कहते हैं, समिति कहते हैं। इसका निर्माण उद्देश्य पूर्ति के लिए किया जाता है। समिति की विशेषता क्या है, देखो, निश्चित उद्देश्य। एक समिति का निश्चित उद्देश्य होता है, जिसे प्रत्येक समिति का कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। मान लो एक गरीबों की सहायता करने के लिए कोई समिति बनाई गई, तो उनका उद्देश्य क्या है कि जो भी गरीब है, अनाथ है, उनका हमें सहायता करनी है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा देने के लिए समिति बनाई गई, ठीक है, तो उनका उद्देश्य क्या है कि हमें जो लोगों को शिक्षित करना है, ठीक है। तो इस तरह से समिति का निर्माण होता है, जो कि एक विशेष उद्देश्य को लेकर चलता है। प्रत्येक समिति की अपनी एक कार्यप्रणाली होती है जो नियम के आधार पर कार्य करती है। प्रत्येक समिति का निर्माण कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। अगला है, प्रत्येक समिति के निर्माण के लिए कम से कम 2 या अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यानी अकेला व्यक्ति तो कुछ कर भी नहीं सकता, उस समिति में कुछ समूह होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए। ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं जो मिलकर किसी कार्य को कर रहे होते हैं। प्रत्येक समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी कि वो समिति के जो सदस्य होते हैं उस पर कोई ऐसा पाबंदी नहीं होती कि आप इस समिति के सदस्य ही बनो। उनको लगता है कि ये काम बहुत अच्छा हो रहा है तो वो भी समिति के सदस्य बन सकते हैं। प्रत्येक समिति की प्रकृति स्थायी अस्थायी होती है, यानी कि समिति ऐसा नहीं कि हमेशा जो बन गई समिति वो बनी ही रहेगी। अगर उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो समिति जो है ना, ख़त्म भी हो सकती है, ठीक है, तो वो कोई स्थायी नहीं है। मूल्यों को परिभाषित करते हुए मूल्यों की विभिन्न विशेषताओं का विस्तृत रूप से विवेचन करें। अब मूल्य क्या है उसको परिभाषा में बतानी है कि राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य है जिनका आंतरिकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं मानक तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। मूल्यों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, ये सामान्य अलिखित रूप में पाए जाते हैं। ये अमूर्त होते हैं, अर्थात इनका कोई आकार नहीं होता। ये सभी समाजों में पाए जाते हैं। ये गतिशील परिवर्तनशील होते हैं। जो मूल्य है जो हमारे वो गतिशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ये समाज में एकता व समरूपता का विकास करते हैं। ये सामूहिक अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक मानदंडों से आप क्या समझते हैं। सामाजिक मानदंडों के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो देखो यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है, सामाजिक मानदंड क्या है समझाइए। तो 1 प्रश्न भी आ सकता है और ये पूरा मिला के आपके 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। चलो इसका आंसर देखते हैं। सामाजिक मानदंड या प्रतिमान समाज के नियम है। तो सामाजिक मानदंड और प्रतिमान क्या है, समाज के नियम जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, जिनका पालन समाज के अधिकांश व्यक्ति करते हैं, जो हमारे व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं और जो हमें उचित अनुचित का भेद बताते हैं, जिनका पालन करने पर समाज उचित पुरस्कार देता है और उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था की जाती है। अतः समाज में आचरण के नियम ही सामाजिक प्रतिमान मानदंड है। जो समाज में आचरण के जो नियम बने हैं, भाई हमारे कुछ नियम बने हुए समाज के अंदर कि हमें इस तरह से रहना है, हमें दूसरों का आदर करना है, हमें अच्छा व्यवहार करना है ना, हमें समाज में कुछ नियम करना, हमें चोरी नहीं करनी है, किसी को बुरा नहीं कहना है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, ठीक है। और हमें सभी लोग मिलजुल के रहना है। समाज के जो नियम कायदे बनाए गए हैं, जो कानून बनाया गया है उसका हमें पालन करना है, ठीक है। तो उचित अनुचित का भेद हमें समझना है, ठीक है। तो ये जो सभी चीज़ों का पालन करता है तो वो समाज अच्छे से चलता है, और जो उसका उल्लंघन करता है तो उसको समाज द्वारा दंड दिया जाता है। सामाजिक मानदंडों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किंग्सले डेविस ने निम्न प्रकार किया है। पहला है जनरीतियाँ या लोक रीतियाँ। देखो अब सामाजिक मानदंड में क्या क्या है, तो पहले जनरीतियाँ होती है, लोक रीतियाँ होती है, यानी कि समाज के अंदर कुछ रीतियाँ होती है उसको लोग पालन करते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग समनन ने 1904 में अपनी पुस्तक फोकवेज में किया था। ये कार्य करने के वे तरीके या रीतियाँ हैं जो समाज के लोगों द्वारा अपनाई जाती है, यानी काम करने का वो तरीका जो समाज के लोगों द्वारा अपनाया जाता है। इनका विकास स्वतः अनुभव के आधार पर होता है और ये अनियोजित होते हैं। अगला है लोकाचार यानी रूढ़ियाँ। इसका अर्थ प्रथा से है। इसके सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय भी संबंध करने को जाता है। इनका प्रयोग दक्यानुसी पिछड़े एवं प्रथागत व्यवहारों के लिए किया जाता है। इनमें समूह कल्याण की भावना होती है। प्रथाएं ये सभी अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमान है। ये सभी क्या है, अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमान। इनमें समूह कल्याण की भावना मानी जाती है। तो इस तरह से इसका बताया गया प्रथाएं क्या है। जब जनजातियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है तो वे प्रथाओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला देखो,
तो यही प्रथा है कि जिसमें समूह की भावना निहित रहती है। अगला है परंपरा। सामाजिक विरासत का अभौतिक पक्ष ही परंपरा कहलाता है। जो सामाजिक विरासत है उसका अभौतिक पक्ष क्या कहलाता है? परंपरा कहलाता है। इनका संबंध उन बातों से है जो अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही हो और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। ये पूर्णतः परिवर्तनशील या नितांत रूढ़िवादी नहीं होती, वरना सामूहिक अनुभवों के आधार पर इनमें परिवर्तन संभव होते हैं। नैतिक तथा धर्म नैतिकता कर्तव्य की आंतरिक भावना पर बल देती है। इसका संबंध सद असद, उचित अनुचित आदि से है। इसमें तार्किकता पाई जाती है। धर्म का संबंध अलौकिक शक्ति से है। प्रत्येक धर्म में हमें नैतिक नियम देखने को मिलते हैं। प्रत्येक धर्म जो है उसमें नीतिगत नियम होते हैं। ईश्वरीय शक्तियाँ ही नैतिक सिद्धांतों की पुष्टि एवं पोषण करती है। धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं है, वह विश्वास तथा भावनाओं पर जोर देता है। अगला है कानून। यह सभी प्रतिमानों में सर्वोपरि शक्तिशाली हैं। ये वे नियम हैं जिनके पीछे राज्य की शक्ति होती है। इन्हें बताने, लागू करने और इनका उल्लंघन करने पर दंड देने का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये लिखित रूप में पाए जाते हैं और औपचारिक होते हैं। अगला परिपाटी एवं शिष्टाचार। देखो, परिपाटी किसी कार्य को करने का एक परंपरागत तरीका। परिपाटी क्या है? किसी कार्य को करने का एक परंपरागत तरीका। ये व्यवहार के अपेक्षाकृत एक निश्चित स्वरूप को पकड़ करती है जिसका किसी एक विशेष परिस्थिति में पालन किया जाना चाहिए। शिष्टाचार का तात्पर्य किसी कार्य को करने के उचित ढंग से है। समाज में व्यवहार करने के कई तरीके हो सकते हैं। इनमें से एक सबसे उत्तम तरीका चुनना ही शिष्टाचार है। इनमें व्यक्ति के इरादे को भी देखा जाता है। फैशन तथा धुन। फैशन का संबंध मानवीय व्यवहार से संबंधित एक समाज अथवा समूह की पसंद से है। ये समय के साथ परिवर्तित होती रहती है और ये परिवर्तन समाज एवं संस्कृति द्वारा स्वीकृत होती है। धुन फैशन से भी अधिक तीव्रता को व्यक्त करती है। देखो, धुन और फैशन क्या होता है? फैशन तो हमारे समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जो समाज के अंदर जो मानवीय व्यवहार होते हैं उससे फैशन का संबंध होता है। लेकिन किसी चीज़ की धुन चढ़ जाती है वो फैशन से भी तीव्र होती है। धुन का प्रयोग फैशन की तुलना में कम से कम लोगों द्वारा किया जाता है। ये शीघ्र फैलता है और शीघ्र ही समाप्त होती है। तो इस तरह से इस पार्ट के जो कुछ क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।